हेलो स्टूडेंट। तो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे गांधी जी ने मुस्लिम लीग के नेताओं को भी कन्विंस कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए। और अब क्या था, हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक साथ प्रदर्शन में खड़े हो गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसलिए इस जो मूवमेंट का था, ये जो मूवमेंट है गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो बदलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट बन गया था दोनों में, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ नजर आने लगे और दोनों एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जनवरी 1921 में इस कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। तो बेसिकली इस कॉर्पोरेशन में लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जितने भी अवार्ड ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिए थे उसको सरेंडर कर दिया, वापस कर दिया कि हमें तुम्हारे ये अवार्ड नहीं चाहिए। दूसरी उन्होंने नीति अपनाई बॉयकॉट की। जितने भी ब्रिटिश सरकार ने सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, आर्मी थी, उनकी पुलिस थी, सबको लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। स्कूल जाना बंद कर दिया, कोर्ट जाना बंद कर दिया, और जितने भी विदेशी सामान थे यानी कि फॉरेन गुड्स थे, उन सब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यानी कि जो विदेशी सामान थे, विदेशी कपड़े थे, उन सबको जो है यूज़ करना बंद कर दिया और अपने खुद के स्वदेशी चीज़ों को अपनाना जो है शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने अपने नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। यानी कि जो टाउन के लोग थे, जो शहरी लोग थे, उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने तरीके से लिया। इसके अलावा जो कंट्री साइड लोग थे, यानी कि जो आदिवासी लोग थे या फिर जो नीचे तबके के लोग थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, उन्होंने जो है गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने तरीके से लेना शुरू करा। इसके अलावा जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, यानी कि जो किसान थे, पीजेंट्स थे देश के, उन्होंने भी गांधी जी के इस स्ट्रैंड को यानी कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने ढंग से जो है समझना शुरू करा, इंटरप्रेट करना शुरू करा। तो इन तीनों के नज़रिए जो है समझने ज़रूरी हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि टाउन्स, जो शहर के लोग थे, उन्होंने कैसे इस कॉपरेशन में हिस्सा लिया, उन्होंने क्या क्या किया। तो इसके अंदर, टाउन के अंदर, सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन से लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वो थे मिडिल क्लास लोग, इसमें टाउन वाले मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे थे स्टूडेंट, यानी कि वो लोग जो स्कूल जाते थे और जो कॉलेज जाते थे, उन्होंने जो है सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। इसी तरह से टीचर्स, हेडमास्टर ने भी स्कूलों से रिज़ाइन दे दिया। जो लॉयर्स थे, उन्होंने भी सरकारी कोर्ट में जाना बंद कर दिया, अपनी प्रैक्टिस जो है करनी बंद कर दी। तो बेसिकली उन्होंने जो है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जितनी भी सर्विसेज थी, उन सब का बहिष्कार करना, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी फॉरेन गुड्स थे यानी कि जो विदेशी सामान थे, उन सबको जलाना शुरू कर दिया कि अब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि लिक्विड शॉप्स को पिकेट कर दिया। पिकेट होता है कि जितनी भी शराब की दुकानें थी, उसका एंट्री पॉइंट यानी कि जहाँ से एंटर होते हैं, उसी को ही जो है रास्ते को ब्लॉक कर दिया, अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया। नेक्स्ट जो है, जो फॉरेन क्लॉथ से, जो विदेशी कपड़े थे, उनका आयात जो है बंद हो गया था। इससे क्या हुआ कि बहुत भारी मात्रा में उसके जो रेट थे, उसकी वैल्यू भी ड्रॉप हो गई। 102 करोड़ से 57 करोड़ पे वो आ गई और बिल्कुल आधा हो गया फॉरेन क्लॉथ्स का आयात, इंपोर्ट जो है। ठीक है, बहुत सारे मर्चेंट्स ने और बहुत सारे व्यापारियों ने भी जो है फॉरेन गुड्स के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। लोगों ने इंडियन वर्स यानी कि खुद के कपड़े बनाकर पहनना शुरू करा, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई, और हैंडलूम यानी कि हाथ से बने चीज़ों का, कढ़ाइयों का जो है इस्तेमाल और बनाना जो है शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है टाउन्स में स्टार्ट हो गई जैसे जैसे कॉर्पोरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा। लेकिन इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा, यानी कि इसकी गति में जो है धीमी होनी शुरू हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों ने जो खादी वस्त्र पहनने शुरू करे, उन्हें बनाना जो शुरू करा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते थे। इससे क्या हुआ, क्योंकि हमारे देश की जनता उस समय बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनको वो लोग जो है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और धीरे धीरे जो है वही फॉरेन क्लॉथ्स पर उन्होंने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनकी कीमतों में आ रहा था। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम बीता, स्टूडेंट्स ने जो है स्कूल जाना शुरू कर दिया, कॉलेजेस जाना शुरू कर दिया, लॉयर्स ने भी अपने कोर्ट जाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये तो थी टाउन्स की बात, शहरों की बात। अब हम आते हैं गाँव के ऊपर, यानी कि जो आदिवासी लोग थे, उसमें उन्होंने जो है जो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिवासी लोगों के अवध की, जिसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी थे। वो जो है पीजेंट्स के स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। तो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं यानी कि वहाँ के जो किसान थे, उनका जो प्रदर्शन था वहाँ के ताल्लुकदारों या फिर ज़मींदारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट जो है डिमांड करते थे और उनसे जो है बेगार करवाते थे। बेगार यानी कि
अपने ज़मीन पर काम करवाते थे बिना किसी पैसे दिए हुए। तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे वो ये चाहते थे कि उनको बेगार ना देनी पड़े, उनको किसी भी तरीके का रेंट ना देना पड़े, और इसलिए उन्होंने जो है वहाँ के लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो कि ज़मींदार थे उनको जो है सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनको जो है सोशल सर्विसेज देनी बंद कर दी। ठीक है, और इसके चलते उस टाइम अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों ने मिलकर एक सभा बनाई जिसको बोला ऊद किसान सभा, अवध की ऊद किसान सभा। और ये जो सभा थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई इसकी कि एक मंथ में उसके 300 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर ब्रांचेस बननी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, गांधी जी की जैसे जैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल रहा था, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा आधार ये था कि ये नॉन वायलेंट था, यानी कि गांधी जी नहीं चाहते थे किसी भी तरीके की हिंसा फैले, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है इसको हिंसक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी ताल्लुकदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया, बाजारों को लूटना शुरू कर दिया, जो अनाज के गोदाम थे उस पर कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो कि नॉन वायलेंस पर आधारित था, ये वायलेंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है लोगों ने अलग अलग बातें गांधी जी को लेके फैलानी शुरू कर दी कि अब कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, गांधी जी ने बोला है कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। तो इसके चलते ये जो है आंदोलन जो है नॉन वायलेंस पर वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल आंध्र प्रदेश का है, गोडाम हिल आंध्र प्रदेश में, जिसमें मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट फैलने लगा। क्या हुआ कि वहाँ के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो वहाँ के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को फॉरेस्ट में जाने से मना करती थी और बेसिक सुख सुविधाएं लेने से मना करती थी। वो वहाँ के लोगों को मना करती थी कि वो अपने कैटल जो है यानी कि अपने जीव जंतुओं को चरा नहीं सकते, वहाँ के फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ के फ्रूट्स जो है वो ले नहीं सकते। तो इसलिए उनके वहाँ के जो आसपास के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे, उन्हें बहुत गुस्सा था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कि उनकी बेसिक सुख सुविधाएं भी नहीं पूरी की जा रही हैं। तो उनको जो लीड कर रहे थे वो थे अलूरी सीता राम राजू, जो उनको ये लगता था कि वो गॉड के अवतार हैं, उनके द्वारा की गई हर एक ज्योतिषी जो है वो बिल्कुल सही रहती है। तो वो भी गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने लोगों को खादी पहनने को मोटिवेट किया, ड्रिंकिंग छोड़ने पर मोटिवेट किया। लेकिन उनका एक ये मानना था कि अगर इंडिया आज़ाद हो गए तो वो सिर्फ फोर्स के बल पर यानी कि बल के प्रयोग पर या फिर हिंसा के बल हिंसा को आधार मानते ही इंडिया को लिबरेट किया जा सकता है, आज़ाद किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश सरकारों को मारने की भी कोशिश करी। तो उनका जो ये चीज़ है वे भी नॉन वायलेंस जो है वायलेंस में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में भी। अब हम बात करते हैं असम में, यानी कि असम के जो किसान थे वहाँ के लोगों ने भी इसको अपनी तरह से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, उस टाइम पर एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था 1859 में, जिसके तहत वहाँ के जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उनको बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि वे वहाँ के गार्डन को छोड़ पाएँ। वो जो है पूरे दिन उसमें काम करते थे और उनको जाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती थी, उन्हें परमिशन जो है नहीं मिलती थी। तो जैसे ही उन्होंने इस गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सुना तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने सारा प्लांटेशन छोड़ दिया, वहाँ की खेती करनी छोड़ दी और अपने घर की तरफ जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो है घर की तरफ रवाना हो गए, छोड़ छाड़ के सब कुछ, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि अब गांधी राज जो है वो शुरू हो गया है, सबको अपनी अपनी ज़मीनें दी जाएंगी, अपने अपने जो है गांव में उनको ज़मीनें दी जाएगी, वो अपने ढंग से खेती कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने भी अपने मनमाने ढंग से गांधी जी के इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो कि नॉन वायलेंस पर बेस्ड था, वो चारों तरफ वायलेंस में कन्वर्ट होना शुरू कर गया, बहुत सारी जगहों पर हिंसा फैलनी शुरू हो गई। तो इसलिए गांधी जी ने, जो कि जनवरी में स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने फरवरी 1922 को, यानी कि एक साल ये आंदोलन चला और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हिंसा जो है धीरे धीरे फैलनी शुरू हो गई थी। तो अब एंट्री होती है सर जॉन साइमन की, क्योंकि चारों तरफ हिंसा फैल रही थी तो ब्रिटिश सरकार को इसके लिए कुछ सोचना था, तो इसलिए उन्होंने एक कमीशन शुरू करा और ये जो कमीशन है वो सर जॉन साइमन के अंडर उन्होंने ये कमीशन शुरू करा। इस कमीशन की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर तो था ही नहीं, सारे ब्रिटिशर थे, तो इसलिए इसका बहुत तगड़ा विरोध हो रहा था। तो जैसे ही सर जॉन साइमन इंडिया आते हैं 1928 में, ठीक है, तो लोगों ने इसका भारी विरोध किया और नारे लगाए गो बैक साइमन के। जैसे ही वो आए बहुत सारे भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कमीशन का, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, और साइमन गो बैक के जो है स्लोगन से उनको ग्रीट किया, यानी कि साइमन वापस जाओ, हमें ऐसा कमीशन चाहिए ही नहीं जिसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो लोगों को इससे बहुत गुस्सा था, तो इसलिए गांधी जी ने, उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर कांग्रेस करी दिसंबर 1929 में,
जिसमें उन्होंने बोला कि हमें ऐसे कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, यहाँ हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 को एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन लोगों ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया, क्योंकि ये सब सुनी सुनाई बातें थी और लोगों को इस पर इतना विश्वास उस टाइम था नहीं, और उनको लोगों को लगता नहीं था कि इतनी जल्दी पूर्ण स्वराज की मांग जो है ब्रिटिश सरकार पास कर देगी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ, लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत करी। इसमें क्या हुआ, इरविन को जो है सबसे पहले गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में इरविन को एक लेटर भेजा, और इस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। 11 डिमांड्स में से एक डिमांड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो था सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लोग को चाहिए, खाने में नमक तो हर किसी को चाहिए, तो उसमें लोगों को टैक्स देना पड़ता था, भारी टैक्स देना पड़ता था। तो एक डिमांड उनकी ये थी कि सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, और उन्होंने ये बोला था 11 मार्च तक अगर हमारी ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इरविन जो है उन्होंने इनकी इस डिमांड को नेगोशिएट करने से मना कर दिया, उन्होंने जो है ये डिमांड नहीं मानी गांधी जी की। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया, यानी कि नमक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने 78 वॉलंटियर्स जो है इसमें उनके साथ पार्टिसिपेट किया। उनके 78 अनुयायी थे जिसके साथ गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत करी। और इस मार्च में वो 240 माइल्स चले पैदल, साबरमती आश्रम से दांडी तक, यानी कि दांडी जो गुजरात में, वहाँ तक वो लोग पैदल चले 78 अनुयायियों के साथ। वहाँ जाकर उन्होंने 6 अप्रैल को वो वहाँ दांडी पहुँचे, और वहाँ जाकर सी वाटर को बॉईल कर उन्होंने सॉल्ट बनाया। तो इस तरह से उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को तोड़ा। जो ब्रिटिश सरकार ने जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स था, उन्होंने इसको तोड़ा, और यहाँ से शुरुआत हुई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो शुरुआत होते ही देश में अलग अलग जगहों पर जो है हर जगह नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने वही सी वाटर को बॉईल कर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। जो सॉल्ट की फैक्ट्रीज थी, गवर्नमेंट सॉल्ट की फैक्ट्रीज थी, वहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इस वाले आंदोलन की, सॉल्ट मार्च की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी जो महिलाएं थी उन्होंने भी गांधी जी का इस मार्च में साथ दिया। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, लिक्विड शॉप्स को पिकेट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने टैक्स पे करना मना कर दिया। अब क्या हुआ, हमारी ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस के लीडर को एक एक करके जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। जो पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे उनको मारना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जो है ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है ये वॉयलेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी हिंसा जो है धीरे धीरे फैलने लगी। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, महात्मा गांधी के साथ अब्दुल गफ्फार खान भी उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि हमने बोला है कि खिलाफत मूवमेंट के लोग भी, हिंदू मुसलमान सारे जो है एक साथ इसके खिलाफ प्रदर्शन में थे। तो यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान को ब्रिटिश सरकार ने 19 अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया, जिससे क्या हुआ, पेशावर की गलियों में बहुत भारी संख्या में जो है वॉयलेंस फैलनी शुरू हो गई। वहाँ के लोगों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्राउड जो है बहुत हिंसक हो गया, और 1 महीने बाद गांधी जी को भी इसके तहत अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसे ही गांधी जी को अरेस्ट किया तो शोलापुर में जो वर्कर्स थे वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए, हिंसक उनके मन में फैल गई कि उन्होंने जितने भी ब्रिटिश पुलिस गवर्नमेंट है या फिर ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, कोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। चारों तरफ हिंसा फैलने लगी, और इसके पलटे जो ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही गंदे तरीके से हमारे इंडियन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, बहुत दमन करना उनका शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि वुमेन और चिल्ड्रन जो थे, जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मारना शुरू कर दिया, और 1 लाख लोग जो है अरेस्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चारों तरफ वायलेंस फैल गई, हिंसा फैल गई। तो इसलिए गांधी जी ने एक बार फिर से अपना ये जो मूवमेंट है वो कॉल ऑफ कर दिया, बंद हो गया, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि सब कुछ जो है हिंसा के बिना हो, लेकिन हिंसा फैलती देख उन्होंने इस वाले मूवमेंट को बंद कर दिया। अब बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की, जिन्होंने गांधी ने जो है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पे साइन कर दिए। इसके तहत गांधी जी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए दिसंबर 1931 में, जिसमें गवर्नमेंट अग्री हो गई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं,
उन सबको गवर्नमेंट रिलीज़ कर देगी। लेकिन वहाँ पे बहस हो गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, और ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि हम कैदियों को आज़ाद नहीं करेंगे, और गांधी जी को निराश वापस इंडिया लौटना पड़ा। यहाँ पे आके देखा उन्होंने कि बहुत सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत गंदे तरीके से इंडियंस को सल्यूट करते हैं उनके साथ। तो वहाँ पे आके इंडिया आकर उन्होंने फिर से डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करी, लेकिन इस बार लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी बार गांधी जी जो है इसको बंद कर चुके थे। हिंसा के खिलाफ, हिंसा बढ़ती है जैसे, तो वो बंद कर देते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। तो अब बात करते हैं ऐसे तबके की उस टाइम पर जो कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया, तो वो थे एक तरीके से अनटचेबल्स या फिर दलित वर्ग या फिर ऑप्रेस्ड लोग जो थे, वो इस सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट से बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, वो भी डरती थी कि वहाँ के हिंदू से, सन्यासी लोगों से, कि कहीं वो ना नाराज़ हो जाए। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया कि अगर उनको पूर्ण स्वराज चाहिए तो उनको दलित और ऑप्रेस्ड लोगों को भी अपने देश का हिस्सा समझना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने उन्हें बोला हरिजन, और उन्हें बोला गॉड का वो अवतार है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए ताकि उनको अपना जो तरीका है, उनको जो अपना स्थान है वो सोसाइटी में मिल पाए, क्योंकि वो टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे। वो जो है कुएं, यानी कि जो पब्लिक चीज़ें हैं उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। वहाँ के रोड्स को, सड़कों को, स्कूलों को, पब्लिक वेल्स को, किसी को भी वो एक्सेस करने की उन्हें सुविधाएं नहीं थी। तो इसलिए गांधी जी ने अलग अलग सत्याग्रह चलाए। तो यहाँ पर आते हैं बाबा BR अम्बेडकर, जो कि आपको पता है उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनको रिजर्व सीटें दिलाई हैं। तो बाबा BR अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज करी एक डिप्रेस्ड एसोसिएशन 1930 में, जिनमें उन्होंने ये डिमांड करी कि जितने भी दलित हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये खाई का काम करेगा हिंदू और दलित लोगों के बीच में। तो इसलिए पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट एक समझौता है, सितंबर 1932 में हुआ, और ये जो है गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ, जिसमें वो मान गए कि डिप्रेस्ड क्लास को रिजर्व सीट मिल गई प्रोविंशनल में, लेकिन उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हुआ। तो ये थी हमारी इस आज की वीडियो। अच्छी लगी, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अच्छा लगा हो, चैनल समझ में आया हो तो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।